फ्रेंड्स, आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, जिसमें हमने ये जाना था कि किसी भी सॉलिड को अगर हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिपेंड करता है ऑन द टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और साथ साथ ये भी जाना था कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, साथ साथ हेनरीज लॉ के बारे में, उसके एप्लीकेशंस और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो इट मेनली डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यही हम फर्स्ट 2 फैक्टर्स की अगर बात करें, दैट इज नेचर ऑफ द गैस एंड द नेचर ऑफ द सॉलिड, तो यहाँ पर आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, लाइट डिसॉल्व्स लाइट। दैट इज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर, यानी कि सिमिलर तरह के अगर सब्सटेंसेस होंगे तो सिमिलर तरह के मॉलिक्यूल्स में ही डिसॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा, और अगर कोई कंपाउंड इनऑर्गेनिक है तो वो इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा। Now the third factor is temperature and the last factor is pressure. और टेम्परेचर की जहाँ तक हम बात करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैस इन अ लिक्विड। अब सपोज कोई लिक्विड है और उस लिक्विड में लिक्विड क्या ऐड कर रहा है यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट, और इस लिक्विड में अगर गैस की सॉलिबिलिटी हमें देखनी है, सपोज इसमें गैस है जो कि डिसॉल्व हो सकती है, बट ये ऑब्वियस सी बात है। आप ये बताइए कि अगर टेम्परेचर को हम राइज करते हैं तो टेम्परेचर को राइज करने पर क्या होगा? वी नो टेम्परेचर के राइज करने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज अगर होगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स विल एस्केप आउट, दैट इज जितना ज्यादा हम सॉल्यूशन को हीट अप करते जाएंगे उतना मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और उतना ही ज्यादा वो सॉल्यूशन से बाहर आने लगेंगे। दैट मीन्स अगर वो सॉल्यूशन से बाहर आ रहे हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सो हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। फाइन, यानी इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो गया और डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो गया। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट फैक्टर इज प्रेशर। अगेन हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि लिक्विड है, ऑब्वियसली बात है लिक्विड क्योंकि सॉल्वेंट है, तो जो नीचे पोर्शन होगा वो लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट होगा, और जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर इसके ऊपर वो होगा गैस। अब अगर हमें कंसिडर करना है, सपोज इस पर कुछ प्रेशर ऑलरेडी अप्लाइड है, और प्रेशर अप्लाइड है तो दैट इज क्या है कि वो गैस जो है उसमें सॉल्युबल है। अब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमने प्रेशर पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, दैट इज प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। दैट इज प्रेशर हमने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ? जो पार्टिकल्स अंदर जाने वाले थे, क्योंकि गैसेस क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन फेज इंक्रीजेस। और अगर पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज हुआ है तो दैट सिंपली मीन्स कि प्रेशर इंक्रीज होने पर सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस आल्सो इंक्रीजेस। सो वी कैन से दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिबिलिटी। तो ये आपके 4 फैक्टर हुए, नेचर ऑफ द सॉल्यूट दैट इज गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज एयर, लिक्विड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेयर एज टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। ओके, और यही कारण है कि अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो यही कारण है कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो कोल्ड वाटर में इजीली सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे गैसेस जो हैं वो बाहर निकलेंगी, जबकि कोल्ड वाटर में क्या होगा, बिकॉज
टेम्परेचर लो है तो gases will become more soluble in the water and so aquatic life can easily survive in the water. Okay, अब बात करते हैं हम हेनरीज लॉ की। जैसे अभी हमने देखा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिबिलिटी, तो इसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन या आप ये कह सकते हैं कि उसे एक स्टैंडर्ड जो टर्म दी है वो हेनरी ने दी है, जिसके बेस पर हम हेनरी लॉ मानते हैं। और हेनरीज के अकॉर्डिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिबिलिटी ऑफ दैट गैस। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है किसी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर जो वो खुद एक्सर्ट कर सकती है, और उसी को अगर हम सॉलिबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रिक्शन मेजर कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम हेनरी लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम सॉलिबिलिटी मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रिक्शन, देन Henry's law can be defined as that partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of that gas. Okay, so P represent the partial pressure of the gas. So P is directly proportional to the X, that is mole fraction. और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आप ये जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं उसकी जगह एक कांस्टेंट टर्म आती है। सो हियर द कांस्टेंट टर्म इज kh, where kh denotes the Henry constant. तो आपको एक मैथमेटिकल टर्म मिल जाती है P is equal to kh into x, where P is the partial pressure of the gas, kh is the Henry's constant and x is the mole fraction of that gas. Okay, और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल होगा जो कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आपसे तीनों वेरिएबल जो हैं उनमें से कोई भी एक वैल्यू अननोन होगी, जैसे कि आपका बुक में एग्जाम्पल नंबर है 2.4। So here is the example number 2.4. This is the solved example of your NCERT book, and as per this question में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin. How many millimoles of the gas would dissolve in 1 liter of the water? यानी अगर जो गैस है, नाइट्रोजन गैस जो है, अगर वो 293 Kelvin पर है, एक तरीके से ये मान लीजिए इट इज बबल थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस जो किसमें डिसॉल्व हो? 1 लीटर ऑफ वाटर में। और आपको आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार एंड हेनरी लॉ के कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप सबसे पहले क्या करेंगे? वही सबसे पहले आप गिवन वैल्यूज लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ सिंबल जो आपको निकालना है, एंड देन द फॉर्मूला। सो एज पर क्वेश्चन इट इज गिवन दैट millimoles we have to find, that is we can write that number of moles of gas, ये हमें फाइंड करना है, बट रिमेंबर यहाँ हमें फाइंड करना है ये millimoles. Okay, then 1 liter of water, that is the volume of the water, or assume that nitrogen exerts a pressure of 0.987 bar, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई? आपकी हो गई P की 0.987 बार। एंड द नेक्स्ट आपको KH की वैल्यू प्रोवाइडेड है। KH की जो वैल्यू आपकी गिवन है दैट इज 76.48 किलो बार। तो हमें क्वेश्चन क्लियर है, P गिवन है, KH गिवन है, मोल्स हमें फाइंड आउट करनी है। अब मोल्स हम कहाँ से लाएंगे? मोल्स हम लाएंगे इस फॉर्मूले से, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से। दैट इज हम क्या करेंगे, यानी कि ये क्लियर है कि हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, बिकॉज हमारे पास P है, KH है, पहले हम x निकालेंगे। एंड एज वी नो कि जो x का फॉर्मूला होता है, अगर सपोज मैं XA निकालती हूँ तो Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब ये वैल्यू आपकी बार में है और ये वैल्यू आपकी किलो बार में है। तो अगर आप इस किलो बार को बार में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 76480 बार। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो इट इज 0.987 इज इक्वल टू 76480 into x. So x becomes
0.9877648 ओके। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है वो आ रही है 1.29 into 10 raised to the power minus 5. दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। अब आपने अगर ध्यान दिया है तो क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू और गिवन है और वो वैल्यू है वाटर की वॉल्यूम, दैट इज इट इज गिवन। मैं ये क्वेश्चन यहाँ कर देती हूँ, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है वो आपको गिवन है 1 लीटर। और ये हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर 1 लीटर वॉल्यूम गिवन है तो उसका मीनिंग 1 लीटर वॉल्यूम दैट इज 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और 1000 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज हमें वाटर का खुद का मास पता होता है कितना होता है, इट इज 18 ग्राम्स पर मोल। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो कितना आएगा वो 55.5 moles आएगा। ओके, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन, वी हैव द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। ओके, सो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, x ऑफ N2, क्योंकि हमें यहाँ नाइट्रोजन के निकालने हैं। x ऑफ N2 इज इक्वल टू n ऑफ N2 डिवाइडेड बाय n ऑफ N2 प्लस n ऑफ वाटर। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1.29 into 10 raised to the power minus 5 is equal to this value। आप इसे x भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, अब जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू गेट द आंसर एज 7.16 into 10 to the power, you will get 7.16 into 10 to the power minus 4 मोल्स। तो हमारे पास ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें ये आंसर किसमें चाहिए, मिलीमोल्स। एंड वी नो दैट 1 मोल में अगर हम मिलीमोल्स चाहें तो हमें क्या करना होगा, इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अगर हम इसे मिलीमोल्स में निकालना चाहते हैं तो दैट इम्प्लाइज 1.56 into 10 to the power minus 4 into 1000, so it becomes 7.16 into 10 to the power minus 1, or we can say that 0.716 millimoles। ओके, तो इसी तरह आपके इंडेक्स क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इंडेक्स क्वेश्चन है आपका 2.6 और 2.7। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जो हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है। सो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन का मीनिंग है कि हेनरी लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। वो एग्जांपल्स है वो हमारे डेली लाइफ में से ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की या फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करूं तो फर्स्ट एग्जांपल आता है आपका कोल्ड ड्रिंक्स। यस, कोल्ड ड्रिंक। अब आप कहेंगे कोल्ड ड्रिंक है जिसको हम सॉफ्ट ड्रिंक भी कहते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में हेनरी लॉ का क्या काम है, काम बिल्कुल है। कैसे है, कोल्ड ड्रिंक, कभी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ढक्कन अगर आप हटाते हैं तो क्या होता है, गैस फिजेस आउट, दैट इज गैस एकदम से बाहर निकलते। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप बॉटल को शेक करके निकालेंगे तो गैस की वजह से एकदम से पूरा का पूरा जो उसका लिक्विड कंटेंट है वही बाहर आ जाता है। ओके, तो ये हुआ क्यों, ये हुआ ड्यू टू द हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहती है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिबिलिटी। जब तक बॉटल बंद थी तब तक उसमें गैसेस का प्रेशर मेंटेन था, और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में गैस फिल की जाती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। तो CO2 का प्रेशर कब तक मेंटेन है, जब तक कंटेनर बंद है। जैसे ही कंटेनर को हमने खोला प्रेशर क्या हुआ, कंटेनर खोलते ही प्रेशर हुआ डिक्रीज। अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या डिक्रीज हुई, सॉलिबिलिटी। और क्योंकि सॉलिबिलिटी डिक्रीज हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस फिजेस आउट। तो हम ये कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 को फिल करके रखा जाता है टू मेंटेन द प्रेशर कोल्ड ड्रिंक की, जिससे कि कोल्ड ड्रिंक खराब ना हो। और यही कारण है कि हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को जब ओपन करते हैं तो सडनली अगर ओपन करते हैं
तो गैस फिजेज आउट और जो लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है। अब आते हैं हम सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो रिलेटेड है स्कूबा डाइवर्स से, या हम कह सकते हैं जिन्हें डीप सी डाइवर्स। जो पर्सन अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं, अंडर वाटर स्विमिंग करने का क्या मीनिंग है? अंडर वाटर स्विमिंग का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर अंदर जाएगा, वाटर के अंदर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि अंडर वाटर, अब आप बताइए गैसेस का प्रेशर जो है, प्रेशर ऑफ द गैसेस वो ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पर नहीं है, वो कहाँ है? किसी सरफेस के नीचे है, और अगर वो किसी सरफेस के नीचे है तो दैट मीन्स गैसेस का प्रेशर इंक्रीज होगा। गैसेस का प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? अगेन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, इफ द प्रेशर गैस इंक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। और सॉल्युबिलिटी अगर यहाँ इंक्रीज होगी, यहाँ स्कूबा डाइवर्स के लिए हार्मफुल हो सकती है या हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे अंडर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा, गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? वो ब्लड में इंक्रीज होगी, और ब्लड में इंक्रीज होगी जैसे ही वो सी डाइवर सरफेस के बाहर आएगा, इफ ही कम्स आउटसाइड द सरफेस, सडनली वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? वो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कम, डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो गैसेस हैं वो निकलेंगी, और वो उसकी वजह से क्या होता है? नाइट्रोजन के जो बबल्स हैं वो ब्लड में फॉर्म होने लगते हैं, और नाइट्रोजन के बबल्स अगर ब्लड में बनेंगे तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बैंड्स। और ये बैंड्स की कंडीशन जो होती है वो किसी व्यक्ति के लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकती है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो एक बार इस एग्जांपल को आप फिर से समझ लें। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, बिकॉज दे हैव टू स्विम अंडर हाई प्रेशर, तो उस हाई प्रेशर से कोप करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, या मैं कहूँ कि गैस सिलेंडर्स ले जाने पड़ते हैं, जिनमें गैसेस की इस तरीके से परसेंटेज मेंटेन होती है कि वो वहाँ इजीली ब्रीथ कर सके। क्योंकि जैसे ही वो वाटर से बाहर आएंगे, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीज होगी, और अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से नाइट्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो ब्लड में बनते हैं, और ब्लड में बनने को, बबल्स बनने को हम कहते हैं बैंड्स, और यही कंडीशन उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। राइट? ओके, नाउ द थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन भी बहुत सिंपल है। हायर ऑल्टीट्यूड्स पे हम जाते हैं, हमें पता है कि एट हाई एल्टीट्यूड्स क्या होता है? आप बताइए। ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होता है या लो होता है? ऑब्वियस सी बात है लो होता है। तो एट हाई ऑल्टीट्यूड्स द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। सो सम पर्सन्स और क्लाइंबर्स जो कि हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं वो अनईजीनेस फील करते हैं ब्रीदिंग में, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है? कम है। ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, जिस वजह से उन्हें ब्रीदिंग में अनकंफर्टेबल होगा। और अगर वो कोई व्यक्ति पहले से ही अगर लंग डिसीजेज या अस्थमा जैसी बीमारियों से लड़ रहा है तो वो कंडीशन उसके लिए और हार्मफुल हो जाती है। लेकिन आमतौर पे अगर हम कहें, अगर हम बीमारी को बीच में ना लें, तो हायर एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से किसी पर्सन को जो अनईजीनेस होती है ब्रीदिंग में, जिसकी वजह से उसे हेडेक हो सकता है, नॉक्सिया यानी कि नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, इस तरह की कोई कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। ओके, तो ये कुछ आपकी एप्लीकेशंस थी रिलेटेड टू द हेनरीज लॉ। आई होप कि आप इस पे जो न्यूमेरिकल मैंने आपको मैंने जो एग्जांपल करवाया है वो कराया है सॉल्व एग्जांपल, बट यू हैव टू डू द इन टेक्स्ट अनसॉल्व एग्जांपल्स या अनसॉल्व क्वेश्चन 2.6 एंड 2.7, और बाकी जो भी आप प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें पढ़िए। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन बाय।